प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं BL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलकोट, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। जैसा कि हम अपने व्याख्यानों में स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने पूर्व व्याख्यान पढ़ा उसके अंतर्गत इंडिफरेंस कर्व, उसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज उसी कड़ी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि एक तटस्थता वक्र की सहायता से या उदासीनता वक्र या समान संतुष्टि वक्र, एक ही मतलब है इंग्लिश में जिसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, उसकी सहायता से एक कंज्यूमर यानी एक उपभोक्ता का संतुलन किस बिंदु पर होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। अर्थात एक इंडिफरेंस कर्व की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होता है उसको हम समझेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कि एक तटस्थता वक्र होता क्या है, हम वापस रिपीट कर दें। ये एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु है और वाई अक्ष पर वाई वस्तु। ये ए संयोग है, बी और एक सी। ये मान लीजिए ए बी मैंने कई संयोग लिए और इन संयोगों को मैंने मिला दिया तो एक बिंदु पथ बन गया, इसको हमने डिफरेंस कर्व कहा। इन संयोगों पर अलग अलग ये x1 वस्तु हुई, ये y1 वस्तु हुई, b पर ये x2 वस्तु हुई, ये y2, c पर ये x3 हो गई और y में कमी होकर y3। अर्थात हमने ये बताया था कि एक तटस्थता वक्र होता क्या है। अर्थात एक इंडिफरेंस कर्व, मैंने शुरू में कहा था इंग्लिश में उसको हम डिफरेंस कर्व, हिंदी में अलग अलग शास्त्री उसको कोई तटस्थता वक्र कहें या उदासीनता वक्र कहें या समान संतुष्टि वक्र कहें, एक ही मतलब है, क्योंकि उस पर वो तटस्थ है एक वक्र पे, समान संतुष्टि मिलती है। या हम कहीं उदासीन है इसलिए उदासीनता वक्र है, ये समान संतुष्टि वक्र है। तो इसको हमने परिभाषित किया था कि एक तटस्थता वक्र विभिन्न दो वस्तु कौन सी, एक्स एंड वाई के विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है। ये संयोग है ए बी सी एन हो सकते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान होता है। हम ए पर रहे, बी पर रहे, सी पर रहे, क्योंकि एक ही तटस्थता वक्र के ये बिंदु हैं, उन पर संतुष्टि का स्तर समान होगा। अगर परिवर्तन हो रहा है केवल तो वो हो रहा है वस्तु की मात्रा में। जब हम ए बिंदु पर हैं तो x वस्तुओं से x1 है और y वस्तुओं से y1 तक। जब हम b बिंदु पर आते हैं तो x वस्तु O से x2 हो जाती है और y वस्तु O से y2 हो जाती है। अर्थात x वस्तु में x1 से x2 तक की वृद्धि होती है और y में y1 से y2 की कमी होती है। c पर हम आते हैं तो ये x3 हो जाती है, y में और कमी होकर y3। अर्थात एक तटस्थता वक्र पर परिभाषा हमने समझ ली कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग, ये अलग अलग संयोग हैं जिनको मिलाने से जो बिंदु पथ बनता है उसके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान होता है, परिवर्तन होता है केवल वस्तुओं की मात्रा। ये एक तटस्थता वक्र की बात थी। अर्थात एक तटस्थता वक्र पर हम ऊपर नीचे कहीं भी रहे संतुष्टि का स्तर समान होता है, हम ए पर रहे, बी पर रहे या सी पर। लेकिन जब हमने कहा था तटस्थता मानचित्र क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ना चाह रहे हैं एक कंज्यूमर का संतुलन और वो होगा तटस्थता मानचित्र की सहायता से। तो तटस्थता मानचित्र का मतलब हुआ कि जिस वक्र में एक से अधिक तटस्थता वक्र हो, अर्थात मैंने एक तटस्थता वक्र IC1 बना दिया, एक IC2 बना दिया और एक IC3 बना दिया। ऐसे अनंत हो सकते हैं, x अक्ष पर x वस्तु और y अक्ष पर y वस्तु। तो ये एक ही जब वक्र लिया और तटस्थता मानचित्र का, तटस्थता वक्र का। और जिस चित्र में एक से अधिक तटस्थता वक्र हो उसे हम तटस्थता मानचित्र कहते हैं, इंडिफरेंस मैप कहते हैं। तो उसमें इसमें अंतर ये हुआ, जब एक से अधिक तटस्थता मानचित्र है तो IC1 की तुलना में IC2 जो कि ऊपर वाला तटस्थता वक्र है, उसके बिंदु पर जो भी बिंदु लेंगे, अगर हम IC1 और IC2 पर संतुष्टि का स्तर ज्यादा होता है। IC2 की तुलना में IC3 और ऊपर वाला तटस्थता वक्र है तो उसके जो बिंदु होंगे उन पर संतुष्टि का स्तर और ज्यादा हो। लेकिन एक ही तटस्थता वक्र पर हम ऊपर नीचे कहीं भी रहें संतुष्टि का स्तर समान होता है। हमने जैसे समझा
IC1 हमारा जो तटस्थ वक्र है, इस पर मैंने A और B दो बिंदु लिए और आपसे पूछा बताइए कि A और B बिंदु पर संतुष्टि का स्तर किस पर जाता है। तो हमने कहा था कि चूंकि A और B दोनों बिंदु एक ही तटस्थ वक्र पर है IC1 पर, अतः दोनों पर संतुष्टि का स्तर समान होगा, केवल इनमें परिवर्तन होगा वस्तु की मात्रा में। अगर मैं IC2 का कोई बिंदु C लेता हूं और आपसे पूछता हूं कि A और B और C में संतुष्टि का स्तर का क्या कौन किस में जाता है, तो आप कहेंगे AB में तो समान है, लेकिन C पर A और B की तुलना में संतुष्टि का स्तर ज्यादा होगा, क्योंकि जो C बिंदु है वो आपका इंडिफरेंस कर्व IC2 का बिंदु है और IC2 IC1 की तुलना में ऊपर वाला तटस्थ वक्र है, अतः C बिंदु पर संतुष्टि का स्तर A और B की तुलना में ज्यादा होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि C और D की तुलना कीजिए, तो आप कहेंगे कि C की तुलना में D पर संतुष्टि का स्तर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो D बिंदु है वो IC3 यानी और ऊपर वाले तटस्थ वक्र का बिंदु है। और हमने कहा था कि जब एक से अधिक हम तटस्थ वक्र लेते हैं उसको हम तटस्थ मानचित्र कहते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर तटस्थ मानचित्र पर जाएंगे तो हमारा संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाता है। एक तटस्थ वक्र पर कहीं भी रहे संतुष्टि का स्तर समान होता है, तो D पर संतुष्टि का स्तर C की तुलना में भी ज्यादा होगा। अब इस पर और मैं बिंदु E ले लेता हूं, तो हम कहेंगे D और E पर संतुष्टि का स्तर समान होगा, क्योंकि दोनों एक ही तटस्थ वक्र के बिंदु है। तो ये हम समझ पाए, तो इसे हम कहते हैं तटस्थ मानचित्र। अब इसकी सहायता से एक उपभोक्ता का संतुलन कहां पर होगा वो हम अध्ययन करना चाहते हैं। देखिए अभी हमने जो चित्र बनाया मैं इसको वापस से बना लेता हूं और कई सारे तटस्थ वक्र ले लेते हैं। एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु, वाई अक्ष पर वाई वस्तु। मान लीजिए ये एक IC1 तटस्थ वक्र है, ये एक IC2 तटस्थ वक्र है और ये एक IC3, और भी हम कितने भी अनंत ले सकते हैं। और इसके एक बिंदु पर हमने एक बजट रेखा स्पर्श करके खींच दी, और यहाँ मान लीजिए मैं A बिंदु ले लेता हूँ, एक यहाँ B बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ C ले लेता हूँ, यहाँ D ले लेता हूँ। एक बजट रेखा मैंने इसका नाम दे देता हूँ मैं E से लेकर E1, ठीक है। और भी हम बिंदु ले सकते हैं IC4, IC5, कितने ही तटस्थ वक्र हम बना सकते हैं। यानी हमें उपभोक्ता के संतुलन को समझने के लिए IC1, IC2, IC3, IC4 एंड सो ऑन बहुत सारे हमने तटस्थ वक्र लिए और एक बजट रेखा प्राइस लाइन ली E से E1, जो मैंने इस चित्र के अनुसार IC2 जो तटस्थ वक्र है उसके C को स्पर्श करते हुए बना दी। अब बात ये आती है कि एक कंज्यूमर का संतुलन किस बिंदु पर होगा। क्या वो IC1 के किसी बिंदु एक B पर होगा, या IC2 के बिंदु C पर होगा, IC3 के D पर होगा, या IC4 के और भी कहीं कोई बिंदु पर होगा, जिस पर ये हम जानना चाहते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन होगा कहाँ। यह मान लीजिए मैंने G पॉइंट लिया। देखिए चूंकि एक कंज्यूमर के संतुलन को समझने के लिए हमें बहुत सारे तटस्थ वक्र चाहिए। तटस्थ वक्र उसकी अधिमान या कल्पना है। एक उपभोक्ता चाहता है कि मेरे IC1 कि उसके पास एक मान लीजिए एक साइकिल होनी चाहिए, IC2 उससे और उसकी बड़ी कल्पना है मोटरसाइकिल होनी चाहिए, IC3 और उसके पास 4 व्हीलर होना चाहिए, IC4, इस तरह उसकी कल्पना है। लेकिन हम जानते हैं कि उसकी एक कंज्यूमर की कौन सी कल्पना साकार होगी, उसकी वही कल्पना वही सोच साकार होगी जितना उसके पास बजट होगा। इसलिए बजट रेखा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी उपभोक्ता के संतुलन को समझने में। अर्थात जो हमारे तटस्थ वक्र, उदासीनता वक्र हैं, ये तो उपभोक्ता की कल्पनाएं हैं। उस कल्पना को साकार करने के लिए जितना उसके पास बजट होगा वही इच्छा उसकी पूरी होगी। इसलिए हमने एक बजट रेखा बना दी E से लेकर E1 तक, जो IC2 के बिंदु C को स्पर्श कर रही है। अब बात आती है कि एक उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है। तो चूंकि जब हम पढ़ते हैं हम कहते हैं कि एक उपभोक्ता का संतुलन वहाँ होता है जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और बजट रेखा दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। पहली बात कि इंडिफरेंस मानचित्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होगा, तो पहली शर्त क्या होगी कि इंडिफरेंस कर्व यानी तटस्थ वक्र और बजट रेखा यानी जो प्राइस लाइन है
दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, काटने नहीं चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, ये पहली शर्त है। तो दोनों स्पर्श करेंगे, कौन, एक इंडिफरेंस कर्व और बजट रेखा। तो जैसे कि हमारे चित्र से ज्ञात है कि वो बिंदु हमारा IC2 का बिंदु है C, जहां पर एक ये तटस्थ वक्र है और ये बजट रेखा है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यानी हमें ये पता लग गया कि एक उपभोक्ता का संतुलन इस चित्र अनुसार तटस्थ मानचित्र में C बिंदु पर होगा, क्योंकि जो संतुलन की शर्त है कि इंडिफरेंस कर्व और बजट रेखा दोनों एक दूसरे को स्पर्श करनी चाहिए, वो यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है IC2 और ये हमारी बजट रेखा है जो C बिंदु पर दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन ये पहली शर्त है। अब आपसे ये पूछा जाए कि बजट रेखा और तटस्थ वक्र दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, मान लीजिए पेन और मैं दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में स्पर्श करता कौन है, कि तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है या बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है, ये पता होना चाहिए। अर्थात अभी हमने कहा था कि तटस्थ वक्र IC1 IC2 तो आपकी कल्पनाएं हैं, लेकिन वही कल्पना आपकी पूर्ण होगी जितना आपके पास बजट होगा। अर्थात एक बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है, ना कि एक तटस्थ वक्र बजट रेखा को। हाँ, हम कहने में ये बोलते हैं कि एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां पर दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें, वो ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि दोनों में के स्पर्श किया किसने, तो आप कहेंगे एक बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है, क्योंकि उपभोक्ता उसी इच्छा को पूरी कर सकता है जितना उसके पास बजट होगा। तो संतुलन की शर्त कि तटस्थ वक्र और बजट रेखा दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें, चित्र अनुसार वो बिंदु हमारा C होगा जो आपका IC तटस्थ वक्र है और एक आपकी बजट रेखा, दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें। फिर नेक्स्ट बात इसकी जो होती है कि जहां दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उस बिंदु पर दोनों के स्लोप यानी ढाल बराबर होते हैं। अर्थात जहां पर बजट रेखा और तटस्थ वक्र दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उस बिंदु पर दोनों के ढाल मतलब स्लोप बराबर होते हैं। तो यह संतुलन की दूसरी शर्त हो गई। अर्थात जहां पर बजट रेखा और तटस्थ वक्र के ढाल बराबर हो उस बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। अब ढाल की बात देखें तो जब हमने पढ़ा था कि बजट रेखा का ढाल कितना होता है, Px/Py, क्योंकि दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को हम बजट रेखा का ढाल बोलते हैं, ऋणात्मक होता है, हम शो करें या नहीं करें तो बजट रेखा का ढाल हुआ Px/Py। और एक तटस्थ वक्र का ढाल कितना होता है, क्योंकि तटस्थ वक्र का ढाल होता है MUX, हमने पूर्व व्याख्यानों में पढ़ा था MUy, अर्थात दो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात इसको हमें MUX/MUy, ये दोनों के ढाल है यानी स्लोप है। Px/Py किसके बराबर है, बजट रेखा का ढाल। आप चाहे पहले इसका ढाल को लिखो, इसको लिखो, दोनों इक्वल लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये Px/Py क्या है, ये है बजट रेखा का ढाल, और MUX/MUy ये क्या है, ये है तटस्थ वक्र का ढाल यानी स्लोप। अर्थात हमने कहा था कि बजट रेखा तटस्थ वक्र दोनों का ढाल जहाँ बराबर होगा उस बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन होगा, और वो बराबर कहाँ होगा, जहाँ दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें। अब फिर बात आती है दोनों के ढाल कितने होते हैं, तो आप कहेंगे बजट रेखा का ढाल होता है Px/Py और तटस्थ वक्र का ढाल होता है MUX/MUy, उनको इक्वल रख दीजिए और इसको आप सोल्व करेंगे तो मान लीजिए Px/Py है, तो ये आपके संतुलन की शर्त होगी, MUX/MUy बराबर Px/Py। चाहे आप Px/Py इक्वल टू MUX/MUy लिखिए, एक ही बात है, दोनों इक्वल करना है। तो इसका मतलब हुआ ये हुआ आपका तटस्थ वक्र का ढाल, ये हुआ आपका बजट रेखा का ढाल, जहाँ ये बराबर होते हैं वहाँ उपभोक्ता का संतुलन होता है, ये आपको पता। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मान लीजिए MUX ही लें और इस Px को मैं नीचे ले आता हूँ और MUy को ऊपर ले जाते हैं, तो अर्थात MUX/Px बराबर MUy/Py। दो वस्तुओं के लिए हम इसको भी लिख सकते हैं। इसको हम कहेंगे कि तटस्थ वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल बराबर है। इसको बोलने में हम बोलेंगे Px को नीचे ले लिया तो X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत अनुपात के
बराबर होता है। हमने पी एक्स को यहाँ लिख दिया, इसको लिया। अगर एक से ज़्यादा वस्तु है तो हम उसके लिए डैश डैश अनंत तक हम ले सकते हैं। और इसी तरह पी एक्स, पी वाई, पी जेड जितनी भी हम ले, ये हम दो वस्तुओं के संदर्भ में कर रहे हैं। तो एक कंज्यूमर का संतुलन कहाँ हुआ, जहाँ पर बजट रेखा तटस्थ वक्र का ढाल बराबर होता है। तटस्थ वक्र का ढाल MUX अपॉन MUY, कीमत रेखा का ढाल PX अपॉन PY। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, PX को यहाँ नीचे ला सकते हैं, इसको MUY को ले जा सकते हैं। दोनों तरीके, दोनों ही संतुलन की शर्तें हैं, लिखने का तरीका अलग है। अर्थात चित्र अनुसार IC2 के सी बिंदु पर एक उपभोक्ता का संतुलन होगा, जहां पर बजट रेखा और तटस्थ वक्र दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और जहां स्पर्श करते हैं वह दोनों के ढाल बराबर हैं, अर्थात ये संतुलन की शर्त है। आपसे कहा जाए कि IC1 के जो बिंदु थे A और B, उन पर तो एक उपभोक्ता रह सकता था, क्योंकि उपभोक्ता रह सकता था, लेकिन यह संतुलन के बिंदु नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। और विवेकशील का मतलब है कि वो अधिकतम संतुष्टि चाहता है। जब वो IC2 तक की संतुष्टि प्राप्त कर सकता है तो IC1 पर क्यों रहेगा। इसलिए उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है, वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो IC1 के बिंदु A और B पर रह सकता था, या और भी कोई बिंदु पर रह सकता था। पर जब वो IC2 तक जा सकता है तो वो IC1 पर क्यों रहना चाहेगा। इसलिए यहाँ पर संतुलन नहीं होगा। IC2 के C पर हुआ। आपसे पूछा जाए कि IC3 के D बिंदु पर संतुलन क्यों नहीं हुआ, तो सीधा सा हमने बताया था कि एक उपभोक्ता कि IC1, IC2, IC3 अधिमान या कल्पनाएं हैं, और वो उन्हीं कल्पनाओं को पूर्ण कर सकता है जितना उसके पास बजट है। क्योंकि IC2 तक ही पहुंचने के लिए उसके पास बजट है, अर्थात कीमत रेखा है। IC3 के बिंदु D तक पहुंचने के लिए उसके पास बजट नहीं है, इसलिए वो IC3 के D बिंदु या IC4 या और ऊपर के बिंदुओं पर, तटस्थ वक्र के बिंदुओं पर उपभोक्ता का संतुलन चित्र अनुसार नहीं होगा, क्योंकि उसके पास इतना बजट नहीं है। अर्थात जितना बजट होगा वो उसी तटस्थ वक्र को स्पर्श कर पाएगा, और चित्र अनुसार वो बिंदु हमारा IC2 का C बिंदु है, यहाँ पर तटस्थ वक्र और वक्र कीमत रेखा का ढाल बराबर होता है। तटस्थ वक्र का ढाल MUX अपॉन MUY, कीमत रेखा का ढाल PX अपॉन PY। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक कंज्यूमर का संतुलन तटस्थ मानचित्र की सहायता से कैसे एक्सप्लेन करना है उसको आप समझ पाए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हम अगले व्याख्यान में इन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे और इसको विस्तार से, जो तटस्थ वक्र और इनके आगे के जो प्रभाव है उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।